बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीनों पहले तक आपको ये नारे ज़ोरों शोर से सुनाई दे रहे थे, लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, आज़ादी आज़ादी। और ये नारे जो सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ से माइक पकड़ के हीरो बन करके जो लगा रहे थे वो फवाद चौधरी साहब थे। जी जी बिल्कुल वही फवाद चौधरी साहब जिनको कुछ अरसे के बाद यानी 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि कैसे वो अदालत के बाहर से पीटी उषा बन के एक एथलीट की तरह भागने की कोशिश कर रहे थे। वो मतलब ओके फाइन, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ही डजंट लुक्स लाइक एन एथलीट फ्रॉम एनी एंगल, लेकिन दौड़ उन्होंने वैसे ही लगाई थी। उन्होंने बड़े बड़े रेसर्स को बहुत ही टफ कंपटीशन दे दिया था कि जिस तरह से उन्होंने दौड़ लगाई थी कि कहीं भाई ये पुलिस दोबारा अदालत के अंदर से दोबारा गिरफ्तार ना कर ले। लेकिन देखे ना, होनी को कौन टाल सकता है, होनी नहीं टल सकती। जो होना होता है वो होना होता है। मतलब आजकल सीज़न है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, बहुत से हमें पता चल रहा है कि एंकर्स को जॉब से जो है वो निकाला जा रहा है, किसी को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, खैर ये तो होता रहता है। लेकिन जहाँ पे बहुत से लोग आजकल आउट ऑफ जॉब हैं, वहाँ पर जो फवाद चौधरी साहब है ना, उनको भी कोई चांस नहीं है नौकरी मिलने का। और अब तो जो 0.11% चांस भी था ना उनको कोई नौकरी मिलने का, वो चांस भी उनका चला गया। वो इसलिए क्योंकि उनकी दूसरी गिरफ्तारी अमल में आई है। एक गिरफ्तारी वो पहले भी हुई थी, और जो पहले गिरफ्तारी हुई थी हमने सुना है, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि जब पहली गिरफ्तारी हुई थी तो उनको उल्टा लटका दिया था, और वो उल्टा लटके ही थे अभी थाने के अंदर, कि उन्होंने कहा कि जी मैंने सीधी राह, हक और सच की राह पकड़ ली है, बस अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए आज़ादी, मुझे नहीं चाहिए आज़ादी। तो भाई लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी। जिन्होंने आज़ादी छीननी थी, छीन के लेंगे आज़ादी है, ऐसे नारे बड़े ज़बरदस्त थे। बट जिन्होंने आज़ादी छीननी थी ना, उनकी आज़ादी छिन गई है। उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके कहाँ लेकर के गए हैं, जब तक कि मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे कोई इसकी डिटेल्स मालूम नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि आज पाकिस्तान का मैच भी था ना, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, और डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मुझे आज एक नन्ही सी मुन्नी सी खुशी मिली, और वह था कि यार मतलब 21 रन से पाकिस्तान आगे चला गया। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। देखिए मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपसे आके कहूँ कि जी मैं बहुत टॉप किस्म की एंकर हूँ और मेरे पास बड़ी ही चोटी की इन्फॉर्मेशन होती है। कभी कभी होती भी है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी मैं बड़ा आउट क्लास भी कर देती हूँ चीज़ों को। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। वैसे ही सैटरडे, इतने भारी भरकम जुमा मुबारक के बाद एक सैटरडे आया, और फिर ऐसे में पता चला कि अच्छा जी फवाद चौधरी साहब को जो है वो दूसरी दफ़ा पकड़ लिया है। तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर फ़ोन नहीं घुमाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी मैच के अंदर। बट जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कहा कि भाई यार, एक आदमी जिसको नौकरी नहीं मिली, एक आदमी जो दूसरी दफ़ा अरेस्ट हो गया, एक आदमी जिसने छीन कर आज़ादी लेनी थी, वो भागते हुए भी दिखाई दिए हैं इंसाफ से। उस टाइम पर जब वो पीटीआई के थे तब अदालतों से भागते हुए, पुलिस से भागते हुए भी दिखाई दिए, और फिर उसके बाद आज उनको बिलाकर दोबारा से पकड़ लिया गया। अब जो वजूहात बताई जा रही हैं ना पीटीआई की तरफ से, अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी वजूहात वही बताई जा रही हैं जो असद कैसर के हवाले से बताई जा रही थी। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि भाईजान उन्होंने नून लीग पर तनकीद की थी, और क्योंकि इसहाक डार साहब को आज ही अनाउंसमेंट आई है कि उनको नून लीग ने सेनेटर इसहाक डार साहब को इलेक्शन सेल का हेड बना दिया है, कि पार्टी के जितने भी इलेक्शन रिलेटेड मामला है उनके हेड वो हैं। तो उन्होंने कोई उसके ऊपर तनकीद कर दी थी। और कल जब असद कैसर साहब को अरेस्ट किया गया था तो तब हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट चल भी रहा है। वो ट्वीट असद कैसर साहब के ऊपर स्पेसिफिकली तो नहीं था। वो ट्वीट बेसिकली उस ट्वीट के जवाब में ट्वीट था जिसके अंदर लिखा गया था कि जी वो AIY के अंदर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब को निकाल दिया है। तो उसके जवाब में हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया कि भाई हर उस आवाज़ को बंद किया जा रहा है, और हमसे ये डिमांड की जा रही है। क्या डिमांड की जा रही है कि जी नून लीग की तारीफ़ें करो, नवाज शरीफ की तारीफ़ें करो, प्रो नून आप लोगों ने जो हैं वो बातें करनी है, तो फिर आपकी खलासी होगी। तो मैं हमाद अजहर साहब को तो सिर्फ ये याद कराना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के झूठ को भी नॉन स्टॉप दिखाया जाता था, तन तनहा अकेले वो कंटेनर पर होते थे 126 दिन के धरने में। मैंने वो धरना 126 दिन इस्लामाबाद में जाकर के उसी कंटेनर के नीचे खड़े होकर के कवर किया है। इमरान खान साहब अकेले होते थे, कोई नीचे कोई बंदा भी नहीं होता था, क्योंकि रात को कुछ सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, लाखों और हज़ारों की बात नहीं कर रही, कुछ लोग आ जाते थे। लेकिन क्योंकि
पीछे से उस टाइम के जो फौजी ब्रदर्स थे उनका बहुत बड़ा जी ये फैसला था, उनका बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट थी कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इसको लॉन्च करना है, और तब बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो जनरल फैज़ साहब ने तो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली कि उन्होंने हर छोटे बड़े चैनल, हर स्लॉट के एंकर्स के ऊपर खुद नज़र रखनी थी, खुद फ़ोन करते थे। तब मैं न्यू टेलीविजन में काम करती थी, मुझे मेरी मैनेजमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि क्योंकि आप प्रो नवाज शो कर रही हैं, क्योंकि आप प्रो मरियम शो कर रही हैं, आप नून लीग का शो कर रही हैं, तो आपके शो को इश्तिहार भी नहीं मिलेंगे, आपका शो हम बंद भी कर देंगे, आपके इंट्रोज नहीं चलेंगे, आपका ये नहीं होगा। प्रेशर बहुत दिया करते थे। तब हमाद अजहर साहब के दर थे, तब उनको ट्वीट करना याद नहीं था, तब उनके मुंह में और उनके हाथों में दही जम गया था। हमाद अजहर साहब आपका नंबर भी लगने वाला है। क्या? हमाद अजहर का नंबर लगने वाला है। लेकिन ये जो पीटीआई बता रही है ना कि फवाद चौधरी को इसलिए उठाया और असद कैसर को इसलिए उठाया और पीटीआई के फलाने प्रो एंकर को इसलिए निकाला या उसलिए निकाला, ये बस पीटीआई की ही बातें हैं। असल वजूहात कुछ और हैं। असल वजूहात ये है कि असद कैसर के ऊपर एंटी करप्शन के मुकदमात थे। मैंने आप उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी की हुई है, आप वो वीडियो जाके देखें कि असद कैसर के कितने कांड थे। जहां तक बात रही फवाद चौधरी साहब की, उनको बार बार उनके घर पे समन भेजे गए, उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप आइए, थाने पहुंचे, आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपसे कुछ पूछगछ करनी है। वो नहीं गए तो लिहाजा अब उनको अरेस्ट कर लिया है। जहाँ तक जब मैं नौकरी की बात करती हूँ तो नौकरी की बात इसलिए क्योंकि वो इस्तेकाम पाकिस्तान में नहीं जा सकते, मतलब जाने की उन्होंने कोशिश की थी, मतलब फिर कभी मुंह छुपा रहे थे। तो बंदा ऐसे काम ही क्यों करे कि मुंह छुपाना पड़े, और फिर बंदा ऐसा काम ही क्यों करे कि उसके बाद जो है बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, जो सीधी सी बात है। सो ये तमाम मामलात हैं। तो फवाद चौधरी साहब का तो अब जो होगा सो होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फवाद चौधरी हों, असद कैसर हों, ये लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कौन सी लड़ाई? 9 मई को पाकिस्तान के फ़ौज पर हमला करने की। फ़ौज की ज़मीन थी, फ़ौजी लोग थे, उन पर हमला किया गया और पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाया गया। अगर इसकी छूट हो गई ना तो फिर तो कोई रूल ऑफ लॉ, कोई कानून, कोई आइन, कोई फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस दफ़ा माफ़ी किसी की भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर उन लोगों के साथ ये हो रहा है जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या कराया है, तो आप ये सोचें जो मास्टरमाइंड है 9 मई का, उसके साथ क्या होगा। तो भाई फास्टन योर सीट बेल्ट एंड जस्ट एंजॉय द राइड। अगर आप 9 मई करने वालों में शामिल नहीं हैं और अगर आप 9 मई करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको इस राइड को वाकई एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि जब कानून हाथ में लिया जाता है, फौज की ज़मीन पर हमला किया जाता है, फौज पर हमला किया जाता है, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाई जाती है, इमरान खान के पीछे लग करके, किसी फ़र्द वाहिद के पीछे लग करके रियासत को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ड्रामा नहीं किया जाता, फिर जमहूरियत का ड्रामा नहीं किया जाता, फिर ये ड्रामा नहीं किया जाता कि जी हमको ईस्ट इंडिया कंपनी के में रहते हैं तो लेके रहेंगे आज़ादी और हक है हमारा आज़ादी और छीन के लेंगे आज़ादी। ए भाई जी आज़ादी ले लो, आज़ादी। फवाद चौधरी साहब जाओ हूँ ले के दिखाओ आज़ादी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।